चलिए आइए बात करते हैं इसके आगे की बात। हम लोगों ने जीव विज्ञान में देखा था कि 11 पॉइंट तक हो गए थे। 11 पॉइंट के अंतिम में मैंने देखा था रसधानी। क्या देखा था? रसधानी। रसधानी। तो रसधानी तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे की बात करेंगे और पढ़ना है और देखेंगे क्या होता है और कोशिका में जीव विज्ञान में क्या क्या है, कोशिका के अंदर क्या होता था और क्या पाए जाते हैं, और यहीं पर कोशिका क्या होगी, खत्म होने की आ जाएगी। इसके बाद कोशिका के कुछ और रह जाएंगे पार्ट, उनकी बात करेंगे। बैठो शांति से देखना क्या होता है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की बात। अगर कहा जाए तो 11 नंबर के बाद 12 नंबर की बात आती है जिससे कहते हैं लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक आप जानते हैं कोशिका मैंने कल बनाया था, उस दिन बनाया था अगली क्लास में यानी पिछली क्लास में आपने देखा था कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है जो पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कोशिका के अंदर प्लास्टिड का क्या काम है, ये क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता, ये क्या करता है, जरा समझिएगा। ये जो लवक है यानी प्लास्टिड, ये क्या है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक पादपों में यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो पेड़ पौधों के जंतु होते हैं यानी जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। यानी एक पादपों में पाया जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला या एकमात्र क्या है, अंग है। पादपों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल पादपों में पाया जाएगा और यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी पादपों में जो कोशिका पाई जाती है, कोशिकांग के अंदर का जो भाग है वो कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग है। यानी कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग है जिसे कोशिकांग कहा जाता है। यानी पेड़ पौधों में सबसे बड़ा यही होता है। कौन होता है? लवक होता है यानी प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। यानी कितने? 3 प्रकार के होते हैं। जरा समझिएगा, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं और ये प्लास्टिड का काम ही है कि अगर ये ना पाया जाए तो पेड़ पौधे जीवित ना रह सके। अगर यही इनकी रीजन है कि जो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ये प्लास्टिड ना पाया जाए तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आप लोग भी समझिएगा। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड यानी लवक। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये पेड़ पौधों के हरी पत्तियों में यानी हरे भाग में पाया जाता है। कहाँ पर? जैसे पत्ती, तना, इन सब भागों में ये पाया जाता है क्योंकि यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है और ये काम क्या करता है? ये हरित लवक क्या है? पेड़ पौधों को भोजन बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिम्मेदार होता है, जिससे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। कितना बातें समझ में आ गई? ठीक, चलिए बैठने में दिक्कत हो रही है, ऊपर बैठ जाओ। चलो, क्या है हरित लवक? ये क्या करता है? पेड़ पौधों को रंग प्रदान नहीं, पेड़ पौधों के हरे भाग में पाया जाएगा और क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा और भोजन का निर्माण करेगा। इतनी बातें समझिए, भोजन का निर्माण करेगा। अवर्णी लवक ये क्या है? ये रंग प्रदान नहीं होता, ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन है। यह रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है। ये रंग प्रदान नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता। आपने पेड़ पौधों को जब उसके ऊपर की छाल निकाल दिए होंगे तो आपको सफेद रंग की दिखती है, वो सफेद नहीं होती, वो रंग विहीन होता है, जिसे कहते हैं आप लोग पानी कलर, इस तरह के। यानी वो रंग नहीं होता, वो रंग विहीन होता है। और इसी अवर्णी लवक में क्या है? भोजन का संचय होता है। इसी अवर्णी लवक में भोजन का संचय होता है। यानी भोजन का संचय हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा जब पेड़ पौधे पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, यानी पत्ते गिरा देते हैं, और वो तब भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो भोजन उनके पास तो बना नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल कुछ जगह तो बनाते हैं, जैसे जो वो पेड़ों के टहनियां होती है, जो हरे भाग होते हैं यानी तना होता है, वहां से कुछ तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पर पत्तियों की तरह नहीं। क्योंकि ये जो छाल में होते, तने में होते हैं, ये किसी आप देखेंगे हरे भाग के ऊपर कुछ काले रंग की क्या है परत चढ़ी होती है, वो उससे ढके होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो पाता है। तो उसी वजह से क्या है, अवर्णी लवक ये क्या काम करता है? भोजन को पहले जब पत्तियां भोजन बनाती रहती है तो ये अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब पतझड़ का मौसम आए तो ये क्या करे, उस पेड़ को भोजन दे सके। धीरे धीरे जब भोजन देती रहती है तो धीरे धीरे क्या है, पत्ते निकल आते हैं, जैसे नए पत्ते उगाते हैं तो इनका काम खत्म हो जाता है भोजन देने का, तब वो अपना भोजन स्वयं फिर से बनाने लगते हैं। तो यानी ये भोजन संग्रह का कार्य करता है, स्टोर का काम करता है।
भोजन स्टोर का काम करता है। बातें समझ आ गई? चलिए, यानी दो तरह, ये रंगहीन होता है, भोजन का संग्रह करता है, और गाढ़े में यानी जब परिस्थिति विषम हो जाती है तो ये क्या करते हैं, आवर्णी लवक भोजन को पेड़ पौधों को प्रदान करते हैं, इन्हें कहा जाता है आवर्णी लवक। बातें समझ में आ गई? अब इसके बाद बात करेंगे वर्णित लवक। क्या? वर्णित लवक। अब ये क्या है वर्णित लवक? अवर्णी लवक क्या है? भोजन का निर्माण नहीं करता था। क्या है? भोजन का निर्माण करेगा? नहीं, ये भी भोजन का निर्माण नहीं करेगा, और ये रंग विहीन होता है। और ये भी क्या है, ये पेड़ पौधों में रंग देने का काम करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। अब ये नहीं है कि पेड़ हरे रंग का होगा कि नीले रंग का होगा, ये इस पे डिसाइड नहीं करेगा। इस पे डिसाइड नहीं करेगा। चलो ठीक है, समझ करेगा। अब ये क्या है, ये पेड़ पौधों को रंग नहीं प्रदान करेगा, पेड़ पौधों के फलों को रंग प्रदान करेगा। पेड़ पौधे जो हैं उनमें जो फल लगते हैं उनको रंग प्रदान करेगा। ये बताएगा कौन सा फल किस रंग का होना है, पीला होना है, लाल होना है, या और किसी रंग का होना है, ये इस पे डिपेंड करेगा वर्णित लवक पर। यानी ये फलों में क्या है, रंग प्रदान करता है। जरा देखिए, मैंने लिखा है जैसे टमाटर और मिर्च में जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, लाइकोपेज, यानी लाइकोपेज। लाइकोपेज नामक एंजाइम जो है टमाटर और मिर्च में उनके रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये बताता है टमाटर लाल होगा, मिर्च लाल होगी। अब आप कहेंगे कुछ मिर्च कालियां भी होती हैं, यानी काले होते हैं। तो भाई हरे के बाद उनका परिवर्तन रूप है काला हो जाना, काले के बाद जब वो पक जाती है तब रंग प्रदान होता है। बाकी चीजें क्या है, ये इसी वर्णी लवक के अंतर्गत है। कब काला होना है, कब नीला होना है, कब पीला होना है, क्या होना है, ये जिम्मेदार कौन होगा, वर्णित लवक होगा। ये फल के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद कहा जाता है गाजर का जो पीलापन है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। बातें समझ आ रही है? गाजर का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। यूट्यूब वाले देख रहे होंगे तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं चुकंदर। चुकंदर का जो लाल रंग होता है ना, ये लाल होता है ना, ये कत्थई होता है, ये बड़ा अजीब कलर का होता है, जिसे मैजेंडा कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये चुकंदर का जो रंग होता है लाल रंग का, ये विटानोन या विटानिन के कारण होता है। विटानिन या विटानोन के कारण होता है। चुकंदर का जो रंग मिलता है, जो चुकंदर लोग खाते हैं, कहते हैं खाने से खून बढ़ती है। हाँ सही है भाई, जब वो लाल रंग का है तो उसमें क्या है, एंजाइम है, एंजाइम खाएंगे तो मिलेगा ही। इस तरह के क्या है, ये फल चुकंदर में रंग मिलता है। इसके बाद कहते हैं फलों का पीला रंग। अब जरा देखिएगा, फलों में जो पीला रंग, जैसे आम पककर पीले हो जाते हैं, पपीता पककर पीला हो जाता है, तो इनमें जो रंग का प्रदान करता है वो करता है जेंथोफिल। कौन? जेंथोफिल। ये जेंथोफिल क्या है, फलों में पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। अब बातें समझ में आई कि जो फल है वो किस रंग का होना है, तो पीले रंग का अगर कोई फल हो रहा है तो उसके लिए जेंथोफिल जिम्मेदार होगा। जेंथोफिल एक एंजाइम है, तो इसके ये जिम्मेदार होगा कि पीला होगा, तब ये बनाएगा पीला। और वहीं आपने सुना होगा कि आलू के अंदर कुछ कुछ जो है काले पड़ जाते हैं, काले रंग का आलू हो जाता है, और कुछ आलू हरे रंग के हो जाते हैं। क्या आप लोग सब कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से जो है आलू हरे रंग का हो गया? नहीं, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण, यानी ऑक्सीजन, यानी आलू का रंग जो है, आलू का रंग जो है, सूर्य के प्रकाश की कमी नहीं, सॉरी, आलू का जो आलू में जो है काला रंग आता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसके? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और वहीं आलू का हरा रंग जो है सोलेनिन के कारण होता है। ये कहा जाता है कि प्रकाश के साथ ऐसी कुछ आती है पर वो उसकी वजह से पाया जाता है। यानी आलू में हरा रंग जो है सोलेनिन के कारण होता है। ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, इसीलिए आलू हरे रंग का हो जाता है। जो ऊपर आलू दिखती रहती है वो हरे रंग का हो जाता है। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यही बातें समझ में, जरा बार फिर से देख लेते हैं। हरित लवक क्या है? लवक प्लास्टिक, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। और हरित लवक क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और हरे भाग में पाया जाता है, और यह भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक क्या है, यह रंगहीन होता है, यह भोजन का संग्रह करता है। इतनी बातें समझेगी। अवर्णी लवक ये क्या है, फलों में रंग प्रदान करेगा,
परंतु पीले रंग के लिए जिम्मेदार होगा जेंथोफिल। और बाकी जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेज एंजाइम, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानून या बीटानिन, और आलू का काला रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब जिस आलू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंदर काला पड़ जाएगा। और आलू का हरा रंग जो होता है सोलेनिन के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। और वही एक बात मैंने लिखा है, लोगों को लगता है कि मानव काले और गोरे होते हैं, मानव काले और गोरे होते हैं, जो जंतु हैं गोरे और काले हो सकते हैं। तो जरा देखिएगा, मानवों का काला रंग मेलानिन या मेलानिन के कारण होता है। ये क्या है, जिसमें ये अधिक होगा यानी अधिक होगा वो क्या है, उतना ही काला होगा, और जिसमें जितना ही कम होगा वो उतना ही गोरा होगा। क्या होगा, गोरा होगा। तो जिसमें मीडियम क्लास का होता है उसे कहते हैं भैया सांवर व्यक्ति है, सांवला है, पक्के पानी है, जो भी आप कह सकते हैं वो समझ सकते हैं। जितना अधिक उतना ही काला और जितना ही कम उतना ही गोरा, यानी मेलानिन पाया जाता है मानवों में। मानवों को रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मानवों में रंग प्रदान करने का कार्य करता मेलानिन या मेलानिन करता है। बातें समझ आ गई। हाँ ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, रसधानी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इसको नहीं। अब क्या है, ये तो क्या हुआ, कोशिका के कुछ भाग बचे हुए थे उनकी हो गई। अब कोशिका में यानी कोशिका के अतिरिक्त भाग को देखा जाए तो कोशिका कितने प्रकार की होती है। क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। जरा देखिए, कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। बातें समझ में? ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, अविकसित होती है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होती, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका पूरी तरह से विकसित होती है। ये क्या है, विकसित नहीं होती, वह पूरी तरह से विकसित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते, जैसे जीवाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, उनमें सभी अंग नहीं होते, इनमें कुछ ही पाया जाता है, केंद्रक, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली, ये तीन ही चीजें पाई जाती हैं और उसके बाद इनका निर्माण हो जाता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, ये क्या है, जंतु और पादप, पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। और ये क्या है, ये विकसित होते हैं। क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और इनमें बहुत खास बात यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैकुलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति जैसे सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा ही है, मैंने चित्र बनाया भी था कोशिका का, यानी कोशिका के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, नीचे वाले को कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैकुलस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सभी अंग पाए जाते हैं। इतने अंग पाए जाते हैं। अब जरा देखिएगा, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो लाइसोसोम पाया जाएगा ये 70S का पाया जाएगा, यानी छोटा वाला पाया जाएगा, कम वाला यानी कम मेहनत वाला होगा। यानी इसमें क्या 70S होगा तो ये क्या छोटा है, कम है, तो जल्दी विकसित हो जाएगा यानी बन जाएगा। और यूकैरियोटिक में क्या है, 80S राइबोसोम पाया जाता है, यानी ये राइबोसोम में क्या है, 80S वाला पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें छोटा वाला है तो प्रोटीन जल्द से बना लेता है। इसमें क्या है, ये बना हुआ होता है तो 70S 80S का पाया जाता है, यानी 80S पाया जाता है, इसमें 70S पाया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे पादप में कोशिका का चौकोर होना, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, समझना, पेड़ पौधे जो होती हैं, आप मान लो कोई पेड़ ऐसे ही बनते हैं, समझिएगा, ये पेड़ है, इस पेड़ में जो कोशिका पाई जाएगी, जो पेड़ की कोशिकाएं पाई जाएंगी, तने में जो कोशिका होती है जिसकी बनी होती है, वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, चौकोर होती हैं, इस तरह की ये चौकोर होती हैं। और इसमें एक खास बात यह है, पेड़ पौधे की कोशिकाएं क्या है, बढ़ती नहीं है,
ये क्या करती हैं, इनके आकार ज्यादा नहीं बढ़ते, ये आकार से बढ़कर ऊपर नहीं जाते। इनमें एक खास बात होती है, पादप कोशिकाएं जो होती है एक के ऊपर एक कोशिका का निर्माण करती हैं। विकास करने का मतलब यहाँ पर होता है कि एक के ऊपर एक कोशिका का निर्माण करेंगी। ये नहीं कहेंगी कि बड़ा हो जाए, चौकोर हो जाए और बड़ा चौकोर हो जाए, ऐसा नहीं। एक के ऊपर एक कोशिका का निर्माण करेंगी। इसीलिए आप अगर बचपन में किसी पेड़ के टहनी में अगर 3 फीट पर आपने कील गाड़ दी है तो ये 20 वर्ष बाद भी ये टहनी 3 ही फीट पर एक कील रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। परंतु मानवों में ऐसा नहीं। मानवों की कोशिकाएं क्या करती हैं, बढ़ती रहती हैं, विकास करती हैं, जिसकी वजह से इनके घाव ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। बातें समझ में आ गई होगी सभी को। और उसके बाद क्या करता है, पादपों में सबसे बड़ा अंग जो होता है, मैंने कहा था भैया प्लास्टिड ही होता है सबसे बड़ा अंग। पादपों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग क्या है, प्लास्टिड है, यानी कोशिकांग है। तो यहाँ भी मैंने वही लिखा है, पादपों में सबसे बड़ा प्लास्टिड अंग होता है। परंतु पादपों में सबसे पाया जाने वाला अंग के साथ साथ जो उसका काम करने वाला अंग होता है वो है क्या, रसधानी। क्या है, रसधानी। रसधानी बहुत बड़ा होता है। इसके जड़ से लेकर तने तक यानी पत्ती तक क्या है, जल को ले जाने का और भोजन को ले आने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को यानी जल पहुंचाने का काम करता है रसधानी। ये सबसे बड़ा होता है। ये इन्हीं इसी के अंतर्गत सारी क्रियाएं निर्भर होती हैं, यानी रसधानी के अंतर्गत सारी क्रियाएं निर्भर होती हैं। पेड़ों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यानी क्या, हरित लवक यानी ये क्या हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इतनी बातें समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद क्या लिखा मैंने, जंतुओं के लिखा है। जंतुओं में कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोल होती हैं। इनका आकार बढ़ता है, इनका आकार बढ़ता है और उसके साथ साथ नई कोशिका का भी निर्माण होता है। पादपों में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है कोशिका के अंदर, मानवों में यानी जंतुओं में, तो उसके अंतर्गत केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। बातें समझ आई। वैसे ही पादप में मैंने कहा क्या, रसधानी होती है, तो इसमें केंद्रक बड़ा होगा, इसमें रसधानी बड़ा होगा। इतनी बातें समझ में आई, आप लोगों को भी आ गया। चलिए ठीक है, अब फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, अविकसित होती है। इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते, एक केंद्रक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, इस तरह से पाए जाते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, सभी अंग क्या है पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S पाया जाता है। इसमें क्या, कोशिका के सभी अंग क्या, पादप में कोशिका कैसी पाई जाती है, चौकोर पाई जाती है। जंतुओं में गोल पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, प्लास्टिड है, यहाँ पर लिखा है। और इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी कार्य करने का काम होता है, ये क्या है, रसधानी है, जो सभी क्रियाएं इसी के अंतर्गत होती हैं। और क्लोरोफिल पाया जाता है, जानते ही है। उसके बाद जंतु कोशिका में क्या है, सबसे बड़ा केंद्रक होता है और इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। अगर कोई एक अंग छूट जाए या ना पाया जाए तो कोशिका अधूरी रह जाएगी, तो विकास नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या है, एक कोशिका के इतने भाग पूरे हुए। अब इसके बाद चलेगा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए यानी प्रजनन के पार्ट के विषय में कोशिका का विभाजन देखा जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। जैसे अदर चैनलों को आपने सब्सक्राइब किया है वैसे हमें भी कर सकते हैं, हमारे भी चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू।